चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में सभी जुटे हुए हैं। दूसरे चरण में 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को 87 सीटों पर वोटिंग होगी और यह चुनाव का वो चरण है जहां से 2024 के चुनाव में बीजेपी की असली ताकत दिखनी शुरू होगी, क्योंकि दूसरे चरण की जो 87 सीटें हैं उनमें 2019 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 62 सीटें यानी करीब 70% सीटें जीती थी। एक सीट जेडीएस ने जीती थी जो अब बीजेपी के साथ है, यानी 87 में से 63 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी, बीजेपी और उसके गठबंधन के खाते में। कांग्रेस ने मात्र 18 सीटें जीती थी, जिनमें 15 सीटें अकेले केरल से आई थी। दूसरे चरण से पहले तुष्टीकरण के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है, तो इसकी वजह भी है क्योंकि दूसरे चरण में कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें या फिर जहां पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। और इनमें अगर उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जहां दूसरे चरण में मतदान है, 26 अप्रैल को वोटिंग है, उन सीटों में बात करें तो मुस्लिम वोटर अमरोहा में करीब 35% मुस्लिम वोटर है यूपी के अंदर, मेरठ में करीब 23% मुस्लिम वोटर, अलीगढ़ में 19%, बागपत में करीब 19% मुस्लिम वोटर, बुलंदशहर में भी 19% मुस्लिम वोटर, गाजियाबाद में करीब 25% और गौतम बुद्ध नगर में करीब 16%, मथुरा में करीब 8.5% मुस्लिम वोटर। कल हमने आपको बिहार के बारे में भी बताया था कि वहां जिन 5 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी वो भी मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें। इन 5 सीटों में मुस्लिम आबादी अगर देखें, किशनगंज 67% मुस्लिम वोट, कटिहार 38%, पूर्णिया 30%, भागलपुर 15%, बांका 10 से 15%। अब आप सोचिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में या मुस्लिम वोटर बहुल इलाकों में वोटिंग होनी है और नरेंद्र मोदी सबके साथ की बात कर रहे हैं और जो खाली मुसलमान करते आए हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं। बड़ा रिस्क है कि हो सकता है एक तरफा वोट जो है वो चला जाए कांग्रेस की तरफ, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अड़े हुए हैं कि बॉस, इस देश में किसी धर्म विशेष की खाली बात नहीं होगी जब सबका विकास होगा। बिहार में मुस्लिम वोटों के चक्कर में ओवैसी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खुद ओवैसी बिहार में प्रचार करने के लिए 2 दिन से जमे हुए हैं। आज ओवैसी ने किशनगंज में क्या कहा है, सुनिए। फिर राहुल गांधी की वायनाड सीट का क्या हाल है, जो दूसरे चरण की सीटों में से एक सीट है, वहां का हाल भी बताऊंगा। मगर ये बात आपको बताना बेहद जरूरी है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। मुल्क में फिरका परस्ती तमाम हर तरफ फैला दी जा चुकी है। मुल्क में मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया और इसका हालिया जिक्र अगर मैं कहूं तो आपके सामने करूं तो 2 दिन पहले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या बकवास बातें उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कह दिया कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दूसरे चरण में राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी वोटिंग होगी। वायनाड लोकसभा सीट पर भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी। वैसे तो वायनाड जिले में 49.5% हिंदू, 21.5% ईसाई और 28.8% यानी करीब 29% मुसलमान हैं। लेकिन वायनाड लोकसभा में कोझिकोड और मल्लपुरम जिले के कुछ इलाके भी आते हैं। इनमें वायनाड में मल्लपुरम के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 60 से 70% मुसलमान हैं। साथ ही कोझिकोड की जो विधानसभा वायनाड में आती है वहां 43% तक मुसलमान हैं। इन सबको मिला दिया जाए तो वायनाड एक मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट बन जाती है। वायनाड लोकसभा में मुस्लिम करीब 45%, ईसाई 12.5% और हिंदू 41.5%। राहुल गांधी के बारे में चर्चा है कि वायनाड सीट पर वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद अमेठी में उनके नाम का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। ऐसी बातें चल रही हैं। अमेठी में कांग्रेस ने अब तक कैंडिडेट के नाम का ऐलान इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसे वायनाड में वोटिंग का इंतजार है। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ललकार रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी आए तो सही। स्मृति ईरानी ने आज यह कहा कि अमेठी की सीट पर तो जीजाजी यानी रॉबर्ट वाड्रा की नजर है, इसलिए साले साहब यानी राहुल गांधी क्या करेंगे। सुनिए स्मृति ईरानी को, फिर बताऊंगा कि यूपी में सीएम योगी ने कैसे इंडी गठबंधन को धुआं धुआं कर रखा है। तब 26 बाद आएंगे वायनाड से ऐसे भैया, फिर भी आएंगे तो देखिए। जीजा जी की नजर है तो साले साहब क्या करेंगे। एक जमाने में दादा बैठे हैं
बड़े बुजुर्ग जब बस में सफर किया करते थे, 5 मिनट के लिए सीट छोड़ के कहीं जाना होता था, तो बुजुर्ग अपनी जेब में से रुमाल निकाल के सीट के ऊपर छोड़ दिया करता था कि बैठना मत हमारी सीट पर। करते थे क्यों नहीं करते थे बात? तो राहुल गांधी भी रुमाल छोड़ने आएंगे, चिंता न कर, क्योंकि जीजाजी की नजर है। दरअसल अमेठी में 20 मई को वोटिंग होगी और नामांकन 26 अप्रैल से 3 मई के बीच हो जाएगा। बहुत चर्चा है कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद अमेठी से नामांकन भर देंगे। अब अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अमेठी ही नहीं पूरे यूपी में योगी ठान चुके हैं कि 80 में से 80 सीटें लाकर देनी है नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी को 2024 में 400 पार पहुंचाना है। सीएम योगी इस वक्त एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। आज हनुमान जयंती है तो सीएम योगी ने गोरखपुर में सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना की, फिर अपनी रैलियों के लिए निकल गए। गोरखपुर से सीधे सीएम योगी चुनावी रैली के लिए अमरोहा पहुंच गए। अमरोहा में गदा देकर सीएम योगी का स्वागत किया गया। सीएम योगी ने भी हाथ में गदा उठाई और पीएम मोदी को जिताने की अपील कर दी। पीएम मोदी की जीत का सीएम योगी ने हनुमान से क्या कनेक्शन जोड़ा, सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि सीएम योगी ने अमरोहा से इंडी गठबंधन के कैंडिडेट को कैसे निशाने पर लिया। हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम को अयोध्या में विराजमान कराने का काम भी मोदी जी ने किया है। तो बोलेंगे जो राम को लाए हैं, क्या बोलेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बोलेंगे ना? सभी सहमत है ना? और कमल खिलाएंगे ये भी बोलेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? अमरोहा की रैली में सीएम योगी ने इस सीट से मौजूदा सांसद दानिश अली को भी निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि जिसको अमरोहा के लोगों ने पिछली बार सांसद बनाकर भेजा था, उसने संसद में भारत माता की जय बोलने से मना कर दिया था। सीएम योगी ने इस बार चुनाव में भारत माता की जय नहीं बोलने वाले सांसद को सबक सिखाने की अपील की। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि सीएम योगी ने कांग्रेस पर क्या हमला किया है। जो भारत माता की जय न बोल सके, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे? ये कैसे चल सकता है? क्या आप स्वीकार करेंगे? ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का हिस्सा है, आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का हिस्सा है। अमरोहा के बाद सीएम योगी ने बागपत में चुनावी रैली की और इस रैली में सीएम योगी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस देश में तालिबानी शासन लागू करना चाहती है। सुनिए एक बार सीएम योगी को, फिर आपको टीवी वाले भगवान राम की चुनावी सीट पर सीएम योगी के रोड शो की झलक दिखाऊंगा। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। अमरोहा और बागपत में चुनावी रैली के बाद सीएम योगी मेरठ पहुंचे। मेरठ में सीएम योगी ने बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल के समर्थन में रोड शो किया। सीएम योगी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे थे। पूरे रोड शो के दौरान लोगों की भीड़ सीएम योगी पर फूल बरसाती रही। सीएम योगी तो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का हाल यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आज मेरठ में चुनावी रैली करनी थी, लेकिन आखिरी मौके पर अखिलेश यादव की रैली ही रद्द हो गई। जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज मेरठ में रैली की। मायावती ने सरकार में आने पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का वादा कर दिया। और इस वक्त अखिलेश यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है और हैरान करने वाली खबर भी आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। अब यह खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दिन अखिलेश यादव नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। कल ही अखिलेश यादव ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। यानी अखिलेश यादव की सिर्फ रैली ही रद्द नहीं हो रही, बल्कि समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर उनका कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हो पाया है।
कल तेज प्रताप यादव को टिकट मिला और अब खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का और आखिरी दिन नामांकन कर सकते हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव कई सीटों पर अपने कैंडिडेट्स बदल चुके हैं और अब क्या कन्नौज में भी कैंडिडेट बदलेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे, यह सवाल खड़ा होने लगा है। एक तरफ यूपी में सीएम योगी के सामने इंडी गठबंधन और विपक्ष पस्त है, तो दूसरी तरफ बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी की सियासत के छक्के छुड़ा रखे। अमित शाह ने आज मालदा दक्षिण सीट पर रोड शो किया और रायगंज में चुनावी रैली की। रायगंज में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रायगंज की रैली में अमित शाह ने सीएए को लेकर ममता बनर्जी की राजनीति को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी एक तरफ घुसपैठ करा रही हैं और दूसरी तरफ शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध करती हैं। अमित शाह को सुनिए एक बार। ये ममता दीदी विरोध कर रही है। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है और है। एक और तो दीदी आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती हो। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीएए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीएए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। यानी बंगाल के चुनाव में सीएए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमित शाह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि भैया नागरिकता तो देंगे और ममता बनर्जी अलग बातें कर रही हैं। दूसरे चरण का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हो गया है, उस पर लगातार आपको जानकारी दूंगा।